चलिए बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और आज हम लोग जो चैप्टर लेकर शुरुआत करने वाले हैं वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो अभी जो टाइम चल रहा है, यानी जो हम कोविड के टाइम की बात करते हैं, तो कोविड से अच्छा समय इस टॉपिक को समझने के लिए या इसकी डेप्थ में जाने के लिए तो नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी क्या है, लोगों की समझ इसको हेल्थ और डिजीजेस को लेकर थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है। इस समय हर व्यक्ति ज्ञानी बना घूम रहा है, लेकिन ज्ञान सही हो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो है हमारा ज्ञान जो है सही हो, क्योंकि हेल्थ के मामले में आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक हो सकता है। और देखेंगे इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा ये, क्योंकि इसमें एक दो नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे फैक्ट, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो हमारे कॉमन लाइफ, हमारी जो डेली की जो रूटीन होती है उससे रिलेटेड है। और उन्हीं के बारे में छोटे छोटे डिस्कशंस हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, ये चैप्टर जो है इसमें बेसिकली हम लोग कुछ सेक्शंस को पढ़ने वाले हैं। मैं आप लोगों से पहले उनके बारे में बता दूं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जिससे कि एक आइडिया इस चैप्टर का लग जाएगा, एक माइंड मेकअप इस चैप्टर का बन जाएगा, कि हम ये समझ पाएंगे कि इस चैप्टर में एग्जैक्टली है क्या और हम पढ़ने क्या वाले हैं और हमारे सिलेबस में क्या क्या है। ठीक है। वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है भाई। पूरा इस चैप्टर में पूरी एमबीबीएस है। जो हम लोग डॉक्टरी की जो पढ़ाई करते हैं, हम लोग बात करते हैं जो एमबीबीएस, तो क्यों बनोगे एमबीबीएस? भाई डॉक्टर बनने के लिए। और डॉक्टर बनोगे तो हेल्थ और डिजीजेज से ही आपको डील करना रहेगा। तो वैसे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि बहुत अलग अलग तरह की डिजीजेज और उनमें गहराई हर एक डिजीज में इतनी है कि आप डूब सकते हो उसमें। लेकिन हमें उतना नहीं डूबना है, हमें एक जनरली लेके चलना है। जो हमारे कोर्स हैं, जो हमारा सिलेबस है, जो हमारे पॉइंट है, हमारे कोर्स हमारे सिलेबस से रिलेटेड, उन्हीं को हम लेकर चलेंगे और उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या हम टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से पॉइंट हम इसमें पढ़ने वाले। तो हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में बच्चों तीन मेन पार्ट आते हैं। ठीक है। तीन मेन सेक्शन है इस चैप्टर के। एक वो सेक्शन है जिसमें हम लोग डिजीजेस और हेल्थ के बारे में डिस्कशन करेंगे। मेनली डिजीजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो हमारा शुरुआती पार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग अपने चैप्टर को लेकर आगे बढ़ेंगे। दूसरा जो पार्ट आएगा उसमें हम लोग हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे, यानी हम लोग इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो जो चीजें, जो जो फैक्टर पाए जाते हैं, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। डिजीजेस वाले पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि कॉमनली कौन कौन सी डिजीजेस हमारे आसपास पाई जाती हैं, उनके बारे में क्या खास बात है, वो डिजीजेस को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, और एक जनरल इंफॉर्मेशन हमें डिजीजेस के बारे में होनी चाहिए, जो हम देखेंगे। और फिर कुछ उन डिजीजेस को देखेंगे जो हमारे कोर्स में, जो हमारे सिलेबस में बहुत डीपली दी हुई है। जैसे हमारे सिलेबस में एचआईवी के बारे में दिया हुआ है डीपली, मलेरिया के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद एलिफेंटियासिस, ट्यूबरकुलोसिस, तो डीपली जिन डिजीजेस के बारे में, कैंसर के बारे में, इन डिजीजेस के बारे में देखेंगे कि जो डेप्थ प्रोवाइड करते हैं और हमारे सिलेबस में है, जिनसे क्वेश्चन आता है। हर डिजीज को डेप्थ में नहीं पढ़ना, नहीं तो ये चैप्टर जो है खत्म नहीं होगा, हमारा साल, 2 साल, 5 साल खत्म हो जाएगा डिजीजेस पढ़ते हुए। तो हर डिजीज को हमें उतना ही देखना है जितना हमारे सिलेबस से रिकमेंडेड है, जितना हमें उम्मीद है कि हमारे सिलेबस में आएगा, और उससे ज्यादा आने की आवश्यकता नहीं है। इम्यूनिटी को लेकर भी यही फैक्टर है। इम्यून सिस्टम
क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं, क्या क्या कंपोनेंट है इम्यून सिस्टम के, और हमें डिजीजेस से प्रोटेक्शन कैसे मिलता है। और फिर थर्ड पार्ट आएगा जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे ड्रग एब्यूजेस का। ड्रग एब्यूजेस यानी ऐसे केमिकल्स जिनके प्रति लोग एडिक्शन शो करते हैं, जिनके प्रति लोगों में एडिक्शन पाया जाता है, उनको डिस्कस करेंगे। फिर जाके हमारा ये चैप्टर अगर हम बोले तो कंप्लीट होगा। हालांकि इस चैप्टर में पूरी तरह से इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाना किसी के भी बोला जाए कि कैपेबिलिटी में नहीं है, लेकिन हम लोग मैक्सिमम पार्ट को, क्योंकि जैसे कोई डॉक्टर भी है तो उसे सारी डिजीजेस के बारे में नॉलेज नहीं है, कोई भी डॉक्टर हो, जनरल कोई अगर स्पेशलाइज है तो उसे स्पेशलाइज्ड के बारे में नॉलेज होगा, कोई जनरल होगा तो जनरल डिजीजेस के बारे में नॉलेज होगा। ऐसे ही हेल्थ के भी फैक्टर आ जाते हैं। हेल्थ में याद रखिए कि सभी ऑर्गेनिज्म, सभी इंडिविजुअल का बॉडी जो है अलग तरीके से रिएक्ट करता है। हो सकता है कोई डिजीज किसी एक पर्सन को होती है, किसी दूसरे पर्सन को नहीं होती, तो उसके इंडिविजुअल के हेल्थ फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग लेके बात चलेंगे कि ह्यूमन हेल्थ क्या होती, और ह्यूमन हेल्थ का डिस्कशन सबसे इंपॉर्टेंट है। बात करें अगर हेल्थ की, तो हेल्थ एक कंडीशन है, ध्यान से सुनिएगा। हेल्थ एक कंडीशन है, एक सिचुएशन है जब बॉडी की सारी एक्टिविटीज, सारे प्रोसेसेस नॉर्मली अपने नॉर्मल रेट पर रन करते हैं। ठीक है, यानी जीवन में अगर सब कुछ सामान्य चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, तो वो पर्सन क्या है भाई, हेल्दी है। ठीक है, हम बोलेंगे उस कंडीशन को हेल्थ। सो इट इज डिफाइंड, अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो इसकी एक बड़ी जनरल सी डिफिनीशन आती है। इट इज डिफाइंड एज ए नॉर्मल वेलबींग इन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, अगर कोई पर्सन नॉर्मल है फिजिकल, मेंटल और सोशल एस्पेक्ट तीनों में, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम हेल्दी कहेंगे और उसकी कंडीशन को हेल्थ कहेंगे। तो यहां पर बात आती है ह्यूमन हेल्थ में, जो डिफिनीशन है कि ए कंडीशन एट नॉर्मल वेलबींग, अ कंडीशन ऑफ नॉर्मल वेलबींग इन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट। तीनों एस्पेक्ट में अगर कोई पर्सन नॉर्मल है तो उसे हम कहेंगे हेल्दी है। अब ये नॉर्मल का मतलब क्या है, मतलब उसकी जो बॉडी एक्टिविटी है, उसका बिहेवियर है, उसकी सोशल जो स्टेटस है वो अपने नॉर्मल स्टेटस में है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं, तो उसे हम बोलेंगे हेल्थ। अब ये हेल्थ हो गई तीन टाइप की, जो तीनों नॉर्मल स्टेटस है यही तीनों हेल्थ बनते हैं। कौन कौन सी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, ये तीन हेल्थ पाई जाती है। बात करें फिजिकल हेल्थ क्या होती है भाई, तो जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करेंगे तो कोई भी पर्सन अगर फिजिकली उसकी बॉडी फिजिक देखने में हष्ट पुष्ट है, बॉडी फिजिक उसकी नॉर्मल है, ऐसा देखने में बहुत कमजोर टाइप का नहीं दिख रहा, ठीक है, मतलब बहुत पतला दुबला नहीं दिख रहा, या फिजिकली हम जिसको बोलते हैं फिट है, तो वो क्या कहलाएगा, फिजिकल हेल्थ, जिसके बारे में हमें कॉमनली नॉलेज सबको है। दूसरा आता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ यानी मानसिक रूप से कैसा है, दिमाग से पैदल तो नहीं, अपनी जो सोचने समझने की क्षमता है उसका यूज कर पाता है कि नहीं कर पाता, और अगर सोचने समझने की क्षमता उसमें है भी या नहीं, तो कुल मिलाकर दिमाग से पैदल नहीं होना चाहिए, तो उसे हम बोलेंगे मेंटली हेल्दी। यानी जिसे अपना भला और बुरा, उसकी भलाई और बुराई का नॉलेज उसे हो, वो कहलाएगा मेंटली हेल्दी, या उस कंडीशन को हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। तीसरी आती है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ मतलब भाई समाज में उस व्यक्ति की रेपुटेशन कैसी है, चोर उचक्का तो नहीं, पॉकेट मार तो नहीं, चेन स्नैचर तो नहीं, दो चार बार जेल तो नहीं गया है,
तो ये सब चीजें जो है ना सोशली अनहेल्दी वाली हो जाती हैं। समाज में, उस सोसाइटी में उस पर्सन की रेपुटेशन क्या है, समाज में उसका स्टेटस कहता है कैसा है, लोग उसे किस नजरिए से देखते हैं, ठीक है, जहां वो है रहता है उसके आसपास के जो लोग हैं उसे किस तरह से देखते हैं, किस तरह से वो लोगों से बिहेव करता है और किस तरह से लोग उससे बिहेव करते हैं, ये सारी चीजें सोशल हेल्थ में इंक्लूड होती हैं। तो अगर आप समाज से या अपनी सोसाइटी से कटे कटे रहते हो, किसी से बातचीत नहीं, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करना, जिसको बोलते हैं ना एटीट्यूड में रहना, अगर ऐसा भी है तो भी आप समझ लो आप सोशली अनहेल्दी हो भाई। क्योंकि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, इंसान जो है ना एक सामाजिक प्राणी है। बिना उसकी एक कम्युनिटी, उसके फ्रेंड्स होंगे, उसके कलीग्स होंगे और उन्हीं के बीच में वो अपना जो है खुश रहता है, जिसको बोला जाए। तो ये सोशली हेल्दी होने का एक एस्पेक्ट है। तो हेल्थ जो है 3 तरह की है। अब ये हेल्थ मेंटेन कैसे होती है अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये 5 पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। हालांकि इन 5 पॉइंट्स के बारे में जानते तो सभी लोग हैं, लेकिन कुछ एक लोग ही इन 5 पॉइंट को फॉलो कर पाते हैं। तो पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ऐसा हमेशा डिप्रेसिव टाइप का मूड ना रहे, मुंह लटका है जैसे पेंडुलम, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग मतलब आप भी खुश रहो, मन को भी खुश रखो और आपको देख के दूसरे भी खुश रहें। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा देख लिया, अरे ऐसा इसका दिन, इसका चेहरा देख लिया पूरा दिन खराब हो गया, वो वाला फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग, सोच अच्छी रखनी चाहिए। जैसे इसको लेकर एक बड़ा एस्पेक्ट आता है बेटा, आप लोग अभी लाइफ में इस एज में हो जब आप इस पॉजिटिव थिंकिंग के पॉइंट को अगर आप थोड़ा सा अपने आसपास देखोगे तो आपको बड़ा ही इसमें डाइवर्सिटी महसूस होगी। जैसे कुछ लोग अगर आप देखोगे अपने आसपास, या हो सकता है आपके सोसाइटी में हो, आपके पड़ोस में हो, उनको हर चीज में नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। कुछ न्यूज चैनल वाले हैं हर चीज में, खैर न्यूज चैनल तो देखना नहीं चाहिए, सबसे फालतू चीज है आज के समय में न्यूज चैनल देखना। पॉजिटिव थिंकिंग का रोल क्या होता है? पॉजिटिव थिंकिंग ये होती है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में कभी भी पढ़ो, उसका सॉल्यूशन ढूंढना, ये होता है पॉजिटिव थिंकिंग। एक अप्रोच लेके चलते हैं हम, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हर सॉल्यूशन के लिए नई प्रॉब्लम ढूंढते हैं, उनके बारे में आप सोच सकते हो कि वो कैसे होते हैं। तो एक होते हैं प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने वाले, एक होते हैं हर सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम ढूंढने वाले, यानी उनके पास उनके बहाने वो रेडी रहते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में ये बात नहीं हो रही है, दे आर मेंटली सिक, वो मेंटली सिक होते हैं, ठीक है। आपको देखने में वो नॉर्मल लगेंगे बट दे आर मेंटली सिक, उन्हें जरूरत होती है एक मेंटल कंसल्टेंसी की। दूसरा, बी सोशल भाई, सामाजिक रहो। ज्यादा आइसोलेट रहना, ज्यादा अलग रहना, ये आपके पर्सनली हेल्थ के लिए सही नहीं है, ठीक है। तीसरा, ईट हेल्दी, हेल्दी फूड खाएं। ज्यादातर आजकल, अभी तो खैर पिछले 2 साल से इतना ज्यादा लोगों ने हेल्दी फूड खाया है कि अब वो हेल्थ ओवरलोडेड हो रही है। और अब वो हेल्दी फूड, या बोला जाए घर का खाना, उस शरीर में शुद्धता कुछ ज्यादा ही होती जा रही, प्योरिटी जो है ना, मतलब बढ़ती जा रही है। खैर वो अच्छी बात भी है, लेकिन अब ये है कि हाँ, पिछले 1-1.5 साल या 2 सालों से लोग इस चीज को, मैं 100% तो नहीं कह रहा, लेकिन मोर और लेस लोग फॉलो कर रहे हैं। फिर चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कीप योर माइंड एक्टिव एंड लर्न न्यू थिंग। ये सभी पे लागू होता है। अपने आप को एक्टिव बनाओ और नई नई चीजें सीखो। जैसे बड़ा एक सिंपल सी बात है, मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। नई चीजें सीखना, इसकी कोई एज नहीं होती। एज का मतलब ये कि आप किसी भी एज में कुछ भी सीखो, लेकिन अब ऐसा नहीं कि आप 90 साल की उम्र में जाके आप जो है डांस सीखो, उसकी बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि आप अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है एक
नई चीज का मतलब अनोखा नहीं होता है, ठीक है। 90-95 साल की उम्र में जाके आप जो है माउंटेन या रिवर राफ्टिंग करो, ये कोई एक्सपीरियंस नहीं है। आप अपनी एज, अपनी हेल्थ, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से नई चीजें सीखो, और कई बार हमें चीजें कंडीशन के हिसाब से सीखनी पड़ती, और कंडीशन के हिसाब से सीखने का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं अभी के हिसाब से खुद को मानता हूं, क्योंकि आज से 1.5 ईयर या बोला जाए लगभग 1.5 साल या 2 साल पहले जो हम लोग की क्लासेस होती थी, तो जनरली इंस्टीट्यूट में जाते थे, क्लास में बच्चे रहते थे, और अपन बोर्ड पे मार्कर लिया और शुरू हो गए पढ़ाना। वहाँ फिर बच्चे पढ़ते थे, अपने डाउट्स पूछते थे, हो जाते थे। लेकिन पिछले इन 1 सालों में बहुत कुछ खुद सीखना पड़ा। क्यों सीखना पड़ा? क्योंकि ये अभी के लिए अगर हम बात करें तो आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडाप्टेशन जरूरी है। तो जब से ये ऑनलाइन रिक्वायरमेंट आई अपनी ज़रूरत टीचिंग में, तो हमने एक पर्सनल एस्पेक्ट में मैं बताऊं, हमने भाई सॉफ्टवेयर सीखे, एडिटिंग सीखी, पूरा टेक्निकल, मतलब मैं नॉन टेक्निकल होकर भी टेक्निकल चीज़ों को काफ़ी कुछ सीखा और उसी का यूज़ करता हूं। अब आप देखते हो जो भी आप ये नोट्स या जो वीडियोस आपको मिलती हैं, ये ओवरऑल मैं अकेला ही करता हूँ सब कुछ, A to Z शुरू से लेके आखिरी तक सिंगल हैंड मैं काम करता हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैं ये काम किसी दूसरे से करवाऊं तो एक बंदा तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। कोई एक पर्सन से मैं उम्मीद करूं कि ये सारी चीजें वो कर ले, खुद तो नहीं कर पाएगा। कम से कम 4-5 लोगों की जरूरत पड़ेगी पूरे को मैनेज करने के लिए। हालांकि मुझे भी एक पर्सन की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो काम करता है जो मैं कर ही नहीं पाता। मतलब जिसको बोलते हैं टाइपिंग, टाइपिंग मुझे नहीं आती, तो वो मैं किसी और से करवाता हूँ, मेरा स्टाफ है वो करता है। बाकी ओवरऑल जो है सॉफ्टवेयर से लेके टेक्निकल से लेके सारी चीज़ें वो मैं खुद ही करता हूँ। तो ये भाई इसमें क्या है, अपने आप को एंगेज रखना, नई चीज़ों को सीखना, ये आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे भी हमारा मेंटल मोटिवेशन हाई होता है, और मेंटल मोटिवेशन हाई होता है तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। फिर बात आती है एक्सरसाइज, ये तो बहुत ही ज़रूरी है भाई, बिना इसके तो हम फिजिकली फिट रह ही नहीं सकते, ठीक है। और एक वर्ड बोला गया है, हेल्थ इज वेल्थ। वो बेसिकली बोला गया किसके लिए? हमारी जो फिजिकल फिटनेस है, हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, उस फिजिकल हेल्थ के बारे में ही बोला जाता है। तो हेल्थ के ये 3 टाइप्स हैं, और हेल्थ को कैसे मेंटेन रखा जाए उसके ये 5 पॉइंट हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, बी सोशल, ईट हेल्दी, लर्न न्यू थिंग्स एंड एक्सप्लोर योरसेल्फ, एंड ऑल्सो परफॉर्म एक्सरसाइज। फिर बात आती है, अगर ये सब तो ठीक है तो डिजीज क्या होती है भाई? डिजीज हमारी नॉर्मल कंडीशन से एक डेविएशन है। डेविएशन क्या है? भटकाव, भटक गया। किसी की हेल्थ नॉर्मल चल रही थी, ट्रेन पटरी पर जा रही थी और पटरी से उतर गई। तो कोई पर्सन है, उसका रूटीन नॉर्मल चल रहा था, वो पर्सन नॉर्मली अपनी लाइफ सरवाइव कर रहा था, लेकिन उसकी हेल्थ अपनी नॉर्मल कंडीशन से डेविएट हो गई। तो इसी डेविएशन को हम डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल स्टेट इज नोन एज डिजीज। लेकिन इसमें होता क्या है ये समझना जरूरी है। तो जब हमारी बॉडी का कोई पार्ट या बॉडी का कोई ऑर्गन अपना नॉर्मल फंक्शन नॉर्मल रेट पर परफॉर्म नहीं करता है, तो उस कंडीशन को हम डिजीज कंडीशन कहते हैं, ठीक है। इफ एनी बॉडी ऑर्गन और पार्ट ऑफ बॉडी unable to perform its function at its normal rate is termed as disease। नॉर्मल रेट का मतलब है भाई, हार्ट है नॉर्मली काम करता है 72 बीट पर मिनट पे, बढ़ जाए 100, 110, 120 हो जाए और उसी रेट पर काम करने लगे कंटिन्यू, तो वो नॉर्मल नहीं है, वो एब नॉर्मल रेट है। और जब एब नॉर्मल रेट पर काम कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन है, और ये जब हम रीजन पता करेंगे तो हमें कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी मिलेगी कि भाई क्यों ये अब नॉर्मल हुआ। हम ब्रीदिंग करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग हमारी 18 to 20 पर मिनट होती है, किसी रीजन से बढ़ जाए
तो पता करने की कोशिश करेंगे भाई क्यों बढ़ी है, तो हमें पता चलेगा कि कुछ ना कुछ बॉडी में डेविएशन हुआ है। अब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, ठीक है, ब्लड लॉस की वजह से, ये सारी कंडीशन जो है डेविएट कर सकती हैं, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिजीज। एक और सिचुएशन आती है जब हम बात करते हैं डिजीज फ्री। सो इफ ऑल द बॉडी ऑर्गन्स फंक्शन नॉर्मली विदाउट एनी डेविएशन इज नोन एज डिजीज फ्री। तो अगर बॉडी के सारे फंक्शंस अपने नॉर्मल रेट पर काम कर रहे हैं बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी भटकाव के, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं डिजीज फ्री कंडीशन। अब हमने दो बातें कही, एक हमने बोला नॉर्मल रेट और एक हमने बोला एबनॉर्मल रेट। तो नॉर्मल रेट क्या होगा और एबनॉर्मल रेट क्या होगा, और दोनों को हम कैसे स्टडी करेंगे, और दोनों की स्टडी से रिलेटेड क्या पॉइंट है, तो इसको समझते हैं। अगर हम मान लीजिए हम अपने नॉर्मल कंडीशन की स्टडी करते हैं, जो कि आप लोग क्लास 11th में करके आए हो। क्लास 11th में हमने डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन का नॉर्मल हमने स्टडी किया है, तो उस स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेसेस रनिंग इन आवर बॉडी एट देयर नॉर्मल रेट इज नोन एज फिजियोलॉजी। जो भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं बॉडी में, जब वो नॉर्मल रेट पर काम करते हैं तो उनकी स्टडी को कहा जाता है फिजियोलॉजी। अब अगर बढ़ जाए, नॉर्मल रेट से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, तो रेट क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल में दोनों चीजें हो सकती हैं, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो अगर बॉडी एक्टिविटी या लाइफ प्रोसेसेस अपने नॉर्मल रेट से कम हो जाए या नॉर्मल रेट से ज्यादा बढ़ जाए, तो उस कंडीशन को कहते हैं, उसकी स्टडी को कहते हैं पैथोलॉजी। तो जो भी हम डिजीज कंडीशन की बात करते हैं, डिजीज के बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो वो किस ब्रांच में आता है? वो आता है पैथोलॉजी ब्रांच। ठीक है, तो इसीलिए हम पैथोलॉजी सेंटर पे जाते हैं या अपना चेकअप कराते हैं, जिससे हमारी जो नॉर्मल फंक्शनिंग चल रही है उसके कॉज का पता चलता है, और वहां पे हमें बॉडी में पर्टिकुलर डिजीज का पता चलता है, और वो होता है क्या? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या हो गया? द स्टडी ऑफ एबनॉर्मल रेट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस रन कर रहे हैं, एबनॉर्मल रेट पर रन कर रहे हैं, उनकी स्टडी को हम कहते हैं पैथोलॉजी। और क्यों हुआ है ये एबनॉर्मल रेट? उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है पैथोजन। पैथोलॉजी से रिलेटेड ही है पैथोजन। पैथोजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैथोजन कई बार सुना है, बहुत बार सुनते हैं, होता क्या है जानने की कोशिश करें। साइंटिफिक रीजन क्या है, साइंटिफिक इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है, देखते हैं। पैथोजन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ध्यान से सुनना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करता है या डिजीज कॉज करने की काबिलियत रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, उसे पैथोजन कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव कैपेबिलिटी और दैट कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी इज टर्म्ड एज पैथोजन। पैथोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, याद रखना, इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए इसमें हम इसको अंडरलाइन करते चलेंगे। फिजियोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस एट देयर नॉर्मल रेट, पैथोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस एट देयर एबनॉर्मल रेट। ठीक है, डिजीज में क्या है? बॉडी ऑर्गन और पार्ट ऑफ ऑर्गन अनेबल टू फंक्शन नॉर्मली, तो वो डिजीज कंडीशन कहलाएगी। पैथोजन क्या है? याद रखना, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज डिजीज, जो अगर हमारी बॉडी में उसको मौका मिला तो डिजीज कॉज करेगा, उसे कहते हैं पैथोजन। सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी और कैन हार्म द बॉडी इज नोन एज पैथोजन। पैथोजन लिविंग होना चाहिए तभी वो पैथोजन है, नॉन लिविंग होगा तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर वो नॉन लिविंग हुआ तो उसकी पहचान, अगर कोई नॉन लिविंग है जो डिजीज कॉज कर सकता है तो उसकी पहचान अलग है, फिर वो स्पेशल केस आ जाते हैं, उसके लिए हमें उसका केमिकल एनालिसिस करना होता है।
जब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है, प्रोटोजोआ है, हेलिमेंथिक है, वॉर्म है, कुछ भी है, फंगस है, जो डिजीज कॉज कर सकता है। अभी बड़ा फेमस चल रहा है ब्लैक फंगस, है ना, अपन लोग सुन रहे हैं। ब्लैक फंगस क्या है भाई? म्यूकरमाइकोसिस। जब हम इसे जानने की कोशिश करते हैं ब्लैक फंगस, तो सबने अपने घर में अनियन देखे होंगे, प्याज देखे होंगे, ठीक है। अभी जैसे गर्मी का मौसम होता है, उसके बाद एक दो बार बारिश हो जाती है तो प्याज खराब होने लगती है। तो आप देखेंगे कि प्याज का जो छिलका है उसको हटाएंगे तो उसमें ब्लैक कलर का पाउडरी सब्सटेंस दिखेगा। दैट इज ब्लैक फंगस, म्यूकरमाइकोसिस, वही ब्लैक फंगस है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता। हमारा इम्यून सिस्टम इसके आगे बहुत स्ट्रांग है। ये इतना वीक ऑर्गेनिज्म है कि हमारे इम्यून सिस्टम को जनरली ये नुकसान नहीं पहुंचा पाता। और ऐसे कई हैं, ये अकेला नहीं है, ऐसे कई हैं। हम अपनी बॉडी की ही बात करें तो हर समय हमारे ओरल कैविटी में ऐसे कई बैक्टीरिया और वायरसेस पाए जाते हैं, फंजाई पाए जाते हैं, जो नॉर्मली वहां रहते हैं, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम के सामने उनकी कोई चलती नहीं है, उनकी मनमानी नहीं चलती, वो डिजीज कॉज नहीं कर पाते। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ जो कोविड में, जिसकी वजह से ये कमजोर पैथोजन भी क्या हो गए, ये कमजोर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी क्या बन गए, पैथोजन बन गए। नॉर्मली ये पैथोजन नहीं है, क्योंकि हमें इनसे कोई खतरा नहीं होता नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन कुछ ऐसा हुआ अभी कोविड में जिसकी वजह से ये खतरनाक हो गए। अब क्या हुआ, तो मैं छोटा सा एक एग्जांपल अभी थोड़ा सा देके बताऊंगा कि कोविड में जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा था, उस ट्रीटमेंट के चलते जो पेशेंट थे उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया। जनरली स्टेरॉइड्स के यूज से देते हैं। आपने अगर हार्मोनल चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे आपने स्टेरॉयडल हार्मोन्स को सुना होगा कि स्टेरॉयडल हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल दिया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय। ऑर्गन ट्रांसप्लांट में इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को कम करने के लिए दिया जाता है, और ये इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है कॉर्टिकल हार्मोन्स में। तो स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं इम्यून सिस्टम के एक्शन को रिड्यूस करने के लिए। जब इम्यून सिस्टम का एक्शन रिड्यूस होता है तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है, और जब बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल डिजीज नहीं कॉज कर सकते वो भी बॉडी पर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरह के इन्फेक्शन को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहा जाता है। और ये वो ऑर्गेनिज्म है, ध्यान से सुनना, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कहा जाता है ये ऑर्गेनिज्म है जो नॉर्मली कोई डिजीज कॉज नहीं करते, लेकिन जब हमारा इम्यून सिस्टम इतना कमजोर हो गया है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आके डिजीज कॉज कर सकता है, तब वो पैथोजन बन जाते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल हमने अभी ब्लैक फंगस के बारे में देखा था, ठीक है। तो उम्मीद ये इंट्रोडक्शन हमारे चैप्टर का, और लेके हम आगे बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्मिनोलॉजी देखते हैं इससे रिलेटेड। आगे एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम बोलते हैं एंटीजन। हमने बोला कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करता है, डिजीज पे हार्मफुल एक्शन कॉज कर सकता है, उसे हम बोलते हैं पैथोजन। अब अगर कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है या नॉन लिविंग कुछ पार्टिकल है, कोई नॉन लिविंग सब्सटेंस है जो बॉडी में हार्मफुल एक्शन कॉज कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं एंटीजन। और हार्मफुल एक्शन कैसे कॉज करता है इसको समझते हैं। यहां पर जो मैं एंटीजन के बारे में बताने जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनना है, इसमें एक बाइफर्केशन है। एंटीजन ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। किसको स्टिमुलेट करता है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन को। यानी अगर हम केमिकली बात करें तो एंटीजन प्रोटीन होते हैं, एक ऐसा प्रोटीन जो अगर बॉडी में जाएगा तो उस प्रोटीन के रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी। अगर एंटीबॉडी बन रही है तभी हम उस प्रोटीन को एंटीजन कहेंगे, याद रखना।
सभी प्रोटीन जो बॉडी में जाए वो एंटीजन नहीं है। एंटीजन वही प्रोटीन कहलाएगा जो बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, वही कहलाएगा एंटीबॉडी। ठीक है। सपोज करो किसी एक पर्सन के बॉडी का एंजाइम दूसरे पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, एक पर्सन की बॉडी का प्रोटीन हार्मोन दूसरे पर्सन की बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, वो एंटीजन नहीं है, क्योंकि वो एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोटीन सब्सटेंस है जो अगर बॉडी में जाए और एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करे तो वो कहलाता है एंटीजन। एंटीजन कैसे डिसाइड होगा? एंटीबॉडी प्रोडक्शन के। अगर एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हम उसे सिंपल केमिकल सब्सटेंस कहेंगे, हम उसे एंटीजन नहीं कहेंगे। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि एंटीजन दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल एंटीजन, एक होते हैं एक्सटर्नल एंटीजन। नेचुरल एंटीजन क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी में खुद बनते हैं। हमारी बॉडी की सेल्स, हमारा जेनेटिक पैटर्न इनको खुद बनाता है, और ये भी प्रोटीन सब्सटेंस है। हमारे बॉडी में इनका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इनका जेनेटिक एक्सप्रेशन होता है, ट्रांसलेशन होता है। तो कुछ ऐसे प्रोटीन बनते हैं जो खुद ही बॉडी में ही बने हैं और बॉडी में ही एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करा रहे हैं। इनको बोलते हैं नेचुरली ऑकरिंग एंटीजन, जो ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। ठीक है, ब्लड ग्रुप डिसाइड करते हैं। अगर आपको सर्कुलेशन याद होगा 11th में, ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन हमने पढ़ा है, और ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी में ए और बी एंटीजन बनते हैं, और एंटीजन ए बनेगा तो एंटीबॉडी बी नहीं बनेगी, एंटीजन बी बनेगा तो एंटीजन ए बनेगा तो एंटीबॉडी ए नहीं बनेगी, एंटीजन बी बनेगा तो एंटीबॉडी बी नहीं बनेगी, क्योंकि वो दोनों रिएक्ट कर जाएंगे। तो ऐसा है, ये नेचुरली ऑकरिंग एंटीजन है, लेकिन ये हमारी यूनिक जेनेटिक आइडेंटिटी को डिसाइड करते हैं, यानी ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में हेल्प आते हैं। लेकिन हमने बोला कि जो बाहर से एंटीजन आते हैं, बाहर से कैसा एंटीजन आता है, ध्यान से सुनना। बाहर से कैसा एंटीजन आता है, जरा एग्जांपल समझने की कोशिश करें। मान लो किसी को सांप ने काट लिया। ठीक है, सांप ने काट लिया, सांप ने काटा, सांप लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो स्नेक जो है वो सो कॉल्ड वो पैथोजन हो जाएगा। ठीक है, वो इज अ पैथोजन। अब स्नेक वेनम है, सांप का जो वेनम है, जो जहर है उसका, वो क्या है भाई? वो एंटीजन है। ठीक है, स्नेक का जो वेनम है वो प्रोटीन होता है। अलग अलग वेनम, अलग अलग जो पॉइजन होते हैं, वो नेचुरल जो पॉइजन होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। हम आर्टिफिशियल केमिस्ट्री, केमिकल लैब में बनाए पॉइजन या टॉक्सिक सब्सटेंस की बात नहीं करें। जो नेचुरली पॉइजन जो पाए जाते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, और वो प्रोटीन बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। जैसे फूड पॉइजनिंग होती है, फूड पॉइजनिंग होती है, किसी ने भाई क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक बैक्टीरिया है जो फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। फूड पॉइजनिंग को हम बोटुलिज्म भी कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो उसमें वो जो बैक्टीरिया है वो एक पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है जिसे हम एंडोटॉक्सिन बोलते हैं, और वो रियली पॉइजनस होता है। उससे ब्लड सेल्स, मतलब बहुत उतना ही पॉइजनस समझ लो कि जितना स्नेक वेनम। ठीक है, उससे भी डेथ होती है, फूड पॉइजनिंग से भी डेथ होती है। तो रियली वो बैक्टीरिया है जो पॉइजन बनाते हैं। तो वो जो केमिकल बनाते हैं वो केमिकल एंटीजन होता है, जो बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। तो आप समझ गए एक कि एंटीजन एग्जैक्टली है क्या? प्रोटीन सब्सटेंस है जो बॉडी में एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। लेकिन अब हम बोलेंगे कि सर अगर स्नेक वेनम बॉडी में जा रहा है और एंटीबॉडी बन रही है तो ये हार्मफुल क्यों है? इससे नुकसान क्यों होता है? नुकसान ऐसा होता है कि अभी ये समझो, इस एंटीजन के बॉडी पे डिस्ट्रक्शन कॉज करने की रेट हाई है, लेकिन इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनने की स्पीड स्लो है, यानी एंटीबॉडी फॉर्मेशन की रेट स्लो है। तो जब तक एंटीबॉडी नहीं बन पाती तब तक ये एंटीजन बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट डालेगा। ठीक है,
सेल्स को डैमेज करेगा, टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेगा, नर्वस सिस्टम को डैमेज करेगा, उसके फंक्शन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, जिसकी वजह से बहुत सारी एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो सकती है बॉडी में, और वो तब तक काम करेगा जब तक एंटीबॉडी प्रोड्यूस ना हो जाए। तो कैसे प्रोड्यूस होगी उसको लेकर हम लोग इम्यून सिस्टम में बात करेंगे। जैसे यहां पर एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये वायरस, हम जिसको आजकल बड़ा फेमस सुनते हैं कोविड वायरस का, सो कॉल्ड ये जो है एक इमेज मैंने लिया हुआ है। तो ये कोविड वायरस की जो आउटर लेयर है, आउटर जो बाहर जो कवरिंग देखोगे, वहां पे स्पाइक प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे हमें रेड कलर में दिख रहे हैं। ये स्पाइक प्रोटीन्स ही एंटीजन होते हैं। इन्हीं स्पाइक प्रोटीन्स की वजह से ये वायरस सेल मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले रिसेप्टर से बाइंड होता है, या सेल मेम्ब्रेन से बाइंड होता है, सेल मेम्ब्रेन से अटैच होता है, और अटैच होने के बाद ये सेल में पेनिट्रेट कर पाते हैं। तो ये जो इनके आउटर सरफेस पर ये जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, दीज आर एंटीजन, यही एंटीजन है। और इन्हीं के अगेंस्ट बनेगी एंटीबॉडी। तो बॉडी जो एंटीबॉडी है जो वो बॉडी में खुद बनती है, बॉडी में बनती है, किसके अगेंस्ट बनती है? एंटीजन के अगेंस्ट। ये एंटीजन स्पेसिफिक होती है, यानी खास एंटीजन के लिए खास एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनती है। तो कहते हैं जैसा ताला वैसी चाबी, जैसा एंटीजन वैसी एंटीबॉडी, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। तो ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी स्पेसिफिक बनेगी। मान लो हमारी बॉडी में अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह के एंटीजन अटैक कर रहे हैं, बॉडी में एंटर कर रहे हैं, तो सभी के लिए अलग अलग एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं कि जो पुरानी एंटीबॉडी चली थी उसी से काम चला दो, ऐसा से काम चलाओ काम नहीं होता। जैसा एंटीजन उसकी वैसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के स्पेसिफिक होते हैं, जैसा एंटीजन होता है वैसी एंटीबॉडी। तो ये करते क्या है दोनों, ठीक है, करते क्या है? एंटीबॉडी क्या काम करती है? एंटीबॉडी एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देती है, जिससे कि वो एंटीजन अपना एक्शन जो उसे बॉडी पर परफॉर्म करना था, वो बॉडी पर उस एक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। अब इससे फायदा भी है, इससे नुकसान भी है। फायदा ये है कि बहुत सारी डिजीजेस, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी डिजीजेस हमें एक बार होती हैं, फिर हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है, तो वो डिजीजेस हमें दोबारा नहीं होती। और यही कॉन्सेप्ट आजकल हम यूज कर रहे हैं किसमें? वैक्सीनेशन में, कि जिनको कोविड जैसा इन्फेक्शन या कोविड नहीं हुआ है तो उन्हें हम वैक्सीनेट करते हैं, उनमें हम जानबूझकर एंटीबॉडी प्रोडक्शन कराते हैं, जिससे कि अगर फ्यूचर में कभी रियल वायरस बॉडी पर आए तो एंटीबॉडी बनाने में टाइम ना लगे, बॉडी में एंटीबॉडी पहले से बनी हुई हो और वो एंटीबॉडी उस एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है, उसके साथ बाइंड हो जाए, जिससे वो पैथोजन बॉडी में अटैक न कर पाए, वो एंटीजन बॉडी पर एंटर न कर पाए, ठीक है। यही होता है मैकेनिज्म एंटीबॉडी के काम करने। डिटेल हम लोग देखेंगे जब हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी। आगे बढ़ते हैं। तो हमने बोला एंटीजन एंटीबॉडी को न्यूट्रलाइज करता है, और इस न्यूट्रलाइजेशन को एक नाम दिया गया है जिसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या एग्लूटिनेशन कहते हैं। एग्लूटिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी को न्यूट्रलाइज करता है, उसको काम नहीं करने देता। ये ऐसा समझ लो कि मैं मान लो एंटीजन हूं और 4 लोग आके जो कि एंटीबॉडी हैं मेरे हाथ पैर पकड़ ले, अच्छे से तेजी से पकड़ ले, छोड़ नहीं रहे, तो मैं कुछ काम कर पाऊंगा? नहीं। तो वैसा ही है कि जैसे कोई बदमाश जब होता है तो उसको 2 4 10 पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, कोई सिर पकड़ लेता है, कोई हाथ, कोई कमर से, कोई पैर, तो वो बदमाश जो होता है, जो भी वो अपना कोई भी जो भी एक्शन, हार्मफुल एक्शन परफॉर्म कर रहा था, वो नहीं कर पाता। तो वैसे ही उसके पॉइंट्स को, जो एक्टिव पॉइंट्स हैं, उनको एग्जॉस्ट कर देते हैं, इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइज करना, और इस रिएक्शन को कहते हैं एग्लूटिनेशन।
ठीक है। एग्लूटिनेशन हमें ब्लड ग्रुप, जब हम डिटर्मिनेशन देखे थे एबीओ सिस्टम में, एबीओ मैचिंग कर रहे थे, अगर ए ब्लड ग्रुप का ए को चढ़ाओगे तो दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी दूसरे ब्लड ग्रुप का दूसरे को चढ़ा दोगे तो एक की बॉडी में एंटीजन, एक की बॉडी में एंटीबॉडी रिएक्ट कर जाएगी, एग्लूटिनेशन हो जाएगा, उसका खून जम जाएगा, मर जाएगा। बॉडी मतलब किसी ए ब्लड ग्रुप वाले का ब्लड अगर बी ब्लड ग्रुप वाले को चढ़ा दिया तो जो डोनर था उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी बॉडी से तो ब्लड निकल गया, लेकिन जिसकी बॉडी में चढ़ाया तो उसकी बॉडी का एंटीजन उस ब्लड में आई एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगा, क्लम्पिंग होगी, एग्लूटिनेशन होगा, उसका खून जम जाएगा, डेथ हो जाएगी। इसलिए ब्लड ग्रुप मैचिंग इसी वजह से किया जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट ना करें। तो ब्लड में एंटीबॉडी पाई जाती है भाई, एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड। लेकिन क्या हो, अगर हम ब्लड की बात करें तो अगर हमें किसी का ब्लड किसी को चढ़ाना है तो उसमें हमें एंटीबॉडी की जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए आपको अगर याद होगा, जो हम प्लाज्मा थेरेपी की अभी पिछले कुछ महीनों पहले बात कर रहे थे कि प्लाज्मा डोनेट कर दिया या प्लाज्मा डोनेट कर दो, इसका प्लाज्मा उसको चढ़ा दो, इसका प्लाज्मा उसको चढ़ा दो, तो वहां पर ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि उस प्लाज्मा का पूरी तरह से प्यूरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था। उस समय कोई मैकेनिज्म ऐसा भी था भी नहीं। तो प्लाज्मा थेरेपी लोग करते थे, तो थेरेपी करने से पहले मैचिंग करते थे, कई बार मैचिंग सक्सेसफुल होती थी, कई बार सक्सेसफुल नहीं भी होती थी। तो वो प्रॉपर जो है मैचिंग के बाद परफॉर्म हो तो उसके लिए कई लेवल का प्यूरिफिकेशन, कई लेवल का फिल्ट्रेशन होता है, और वो प्लाज्मा जो है बनाना बड़ा महंगा प्रोसेस है। जो कॉमनली जो प्लाज्मा चढ़ाते हैं वो खैर अलग बात है, लेकिन जो ऐसा प्लाज्मा जो 100% जिस पर डिपेंडेबल हो, जिसका रिजल्ट आना लगभग कंफर्म हो, उसके लिए कई लेवल पे प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो सपोज करो ब्लड है भाई, ब्लड में बहुत सारी चीजें पाई जाती है। ब्लड में WBC होते हैं, RBC होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंटेंट होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं, एंटीजन एंटीबॉडीज सब कुछ होता है। लेकिन अगर हम ब्लड में से सारे क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, ठीक है, सारे क्लॉटिंग फैक्टर निकाल दें, जिससे कि उस ब्लड को, यानी क्लॉटिंग फैक्टर निकालने के बाद जो पोर्शन बचेगा उसको किसी को भी दिया जा सकता है, किसी को भी दे सकते हैं, तो उसकी बॉडी में वो मैचिंग नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें कुछ क्लॉट करने के लिए है ही नहीं। तो जो ब्लड में से क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो जो पोर्शन बचेगा उसको कहते हैं सीरम। याद रखना, बड़ा फेमस वर्ड है सीरम, ठीक है। और सीरम में कोई भी क्लॉटिंग परफॉर्म करने वाला फैक्टर नहीं होता, और किसी का भी सीरम किसी को भी दिया जा सकता है आंख मूंद के, ठीक है, आंख मूंद के सीरम की बात कर रहा हूं। ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज इक्वल टू सीरम, ये इसका फॉर्मूला है, ध्यान में रखना, याद रखना। ब्लड में से सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दो तो जो बचेगा वो क्या है, वो सीरम है भाई, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब एक और वर्ड आता है एंटी सीरम। अब सीरम तो हमने पढ़ लिया, किसी का भी सीरम किसी को भी दे सकते हैं। ऐसे ही आप सुनेंगे सीरम वैक्सीन, हम आगे सुनेंगे सीरम वैक्सीन। सीरम वैक्सीन क्या होती है कि ऐसी वैक्सीन जो सीरम के फॉर्म में है और वो भी किसी को भी दी जा सकती है। तो जैसे हम एंटी टेटनस सीरम सुनते हैं, एंटी डिप्थीरियल सीरम सुनते हैं, एंटी वेनम सुनते हैं। एंटी वेनम में भी क्या है, वो भी सीरम वैक्सीन है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आता है एंटी सीरम। एंटी सीरम क्या है, एंटी सीरम को समझे। अगर किसी सीरम में कोई खास एंटीबॉडी किसी खास पर्पस की वजह से डाली गई है तो उसे बोलते हैं एंटी सीरम, ठीक है। अगर किसी सीरम में कोई खास एंटीबॉडी किसी खास पर्पस की वजह से डाली गई, चाहे उस सीरम को वैक्सीन के फॉर्म में बनाने के लिए,
तो उसे कहते हैं एंटी सीरम। जैसे कि एग्जांपल अभी हमने बताया एंटी टेटनस सीरम, इसमें टेटनस के लिए एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है ये सीरम, लेकिन टेटनस के लिए खास एंटीबॉडी पाई जाती है, एंटी टेटनस सीरम। एंटी वेनम, जो स्नेक पॉइजन होता है वो एंटीजन है, उसके लिए खास उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है एंटी सीरम में। एंटी डिप्थीरियल सीरम, एंटी रेबीज सीरम, ये किसी को भी दे सकते हैं, आंख मूंद के, आंख मूंद के दे दो, जिसकी बॉडी पर लग रहा है कि जरूरत है तो उसको दिया जा सकता है। इसमें कोई मैचिंग की जरूरत नहीं होती है, इसमें कोई रिस्क भी नहीं होता। तो ये होती है एंटी सीरम। A serum containing specific type of antibody for any special purpose is termed as। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है टॉक्सिन। टॉक्सिन क्या होता है भाई? कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस, ध्यान से सुनना, कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस विच इज सिक्रीटेड और प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरिया, रेप्टाइल और इंसेक्ट इज नोन एज टॉक्सिन। तो कोई भी पॉइजनस सब्सटेंस जो किसी बैक्टीरिया, रेप्टाइल या इंसेक्ट से बनता है उसे हम टॉक्सिन कहते हैं। अब ये जो पॉइजनस सब्सटेंस है ये केमिकली जो है प्रोटीन होते हैं, ठीक है, केमिकली क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, और ये एंटीजन की तरह काम करते हैं। तो जो इंसेक्ट से या रेप्टाइल से या बैक्टीरिया से जो प्रोटीन बन रहा है, जो टॉक्सिक है यानी पॉइजनस है और बॉडी पर हार्मफुल इफेक्ट डाल रहा है, वो क्या है? वो उसे हम टॉक्सिन कहते हैं, या हम जनरली वेनम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, तो उसे टॉक्सिन कहते हैं। फिर दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड आता है एंटीसेप्टिक और एक वर्ड आता है डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, हम दो वर्ड हैं, दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। कैसे मिलते जुलते हैं एक दूसरे से, समझने की कोशिश करते हैं। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक ऐसे केमिकल्स होते हैं जो लिविंग सरफेस से माइक्रोब्स को किल करने के लिए यूज किए जाए, ठीक है। ऐसे केमिकल्स जो लिविंग सरफेस हमारी बॉडी की भी हो सकती है, किसी एनिमल की हो सकती है, प्लांट की भी हो सकती है। तो लिविंग सरफेस से जब किसी माइक्रोब को किल करने के लिए, उस सरफेस को माइक्रोब फ्री बनाने के लिए जिन केमिकल्स का यूज किया जाता है उन्हें बोलते हैं एंटीसेप्टिक। जैसे हम डेटॉल यूज करते हैं, सेवलॉन यूज करते हैं, बेटाडीन यूज करते हैं, ठीक है। फिर बोरोलिन, बोरोप्लस, तमाम अलग अलग तरह की क्रीम जो लगाते हैं, तो वो क्या है? एंटीसेप्टिक होती है, क्योंकि हमारी बॉडी लिविंग सरफेस उससे माइक्रोब को किल करते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? नॉन लिविंग सरफेस, फर्श हो गया, टॉयलेट सीट हो गया, कमोड हो गया, वॉश बेसिन हो गया, टॉयलेट हो गया, किचन हो गया, यहां जो क्लीन करने के लिए केमिकल्स यूज होते हैं, नॉन लिविंग सरफेस को माइक्रोब फ्री बनाते हैं, नॉन लिविंग सरफेस पर प्रेजेंट माइक्रोब्स को किल करने के लिए जो केमिकल्स यूज किए जाते हैं उन्हें कहते हैं डिसइंफेक्टेंट। जैसे फिनाइल हो गया, लाइजॉल हो गया, तमाम तरह के डोमेक्स वगैरह सब यूज किए जाते हैं, वो क्या होते हैं? दे आर डिसइंफेक्टेंट, ठीक। तो ये बड़ा एक, घर में कभी हम अपने ऊपर फिनाइल नहीं लगाते, नॉन लिविंग सरफेस पर लगाते हैं, ठीक है। कहीं चोट लग गई उस पर फिनाइल लगा लिया, डोमेक्स लगा लिया, लाइजॉल, ऐसा नहीं करते, ठीक है। हम क्या है? एंटीसेप्टिक यूज करते हैं। और घर में फर्श क्लीन करना हो तो हम डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं, वहां ऐसा नहीं कि बोरोलिन लगा के घर का फर्श साफ कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करते। तो ये डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक को लेकर डिफरेंस है। फिर एक वर्ड आता है जिसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड या आईपी। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है इंक्यूबेशन पीरियड। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब बॉडी में एंटर करता है, तो बॉडी में एंटर करने से लेके उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज के सिम्टम आने तक का जो टाइम है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली डिजीज के सिम्टम आने तक का जो टाइम है, उस टाइम को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। सीधी सी बात, आज हमारी बॉडी में पैथोजन एंटर किया,
2 हफ्ता बाद हमें हमारी तबीयत खराब हुई, बुखार आया, जो भी आया, तो सिम्टम 2 हफ्ते बाद आए, तो एंट्री से लेके सिम्टम आने तक का जो टाइम है उसे बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, सिम्टम आने तक का जो टाइम, तो ये याद रखना इंक्यूबेशन पीरियड। अलग अलग डिजीजेस का अलग अलग होता है ये ड्यूरेशन, किसी डिजीज का बहुत कम होता है। तो जिस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड कम होता है उसको हम बोलते हैं इसकी पैथोजेनेसिटी बहुत हाई होती है, यानी उसकी डिजीज कॉज करने की और इन्फेक्शन कॉज करने की कैपेबिलिटी बहुत हाई होती है, पैथोजेनेसिटी। जैसे अभी हम कोविड में पढ़ रहे हैं और अलग अलग स्ट्रेन्स के बारे में सुन रहे हैं कि आने वाली जो स्ट्रेन है बहुत तेजी से अफेक्ट करती है, तो तेजी से अफेक्ट करना यानी इंक्यूबेशन पीरियड कम होना, और उसकी वजह से बहुत तेजी से स्प्रेड होती हैं तो इनको ट्रेस करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ठीक है, ये पूरा डिपेंडेंट फैक्टर किस पे है, इंक्यूबेशन पीरियड पे। तो अलग अलग डिजीजेस में अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। जैसे कॉलेरा में हमें कुछ घंटों का, शाम को घर के बाहर कहीं गोलगप्पे खाए और रात तक घर पहुंचे और घर पहुंचते तबीयत खराब, वो क्या हो गया, फ्यू आवर्स का लूज मोशन, डिहाइड्रेशन, डायरिया स्टार्ट हो गया, ये हो गया इंक्यूबेशन पीरियड जो कुछ घंटे का। ट्यूबरकुलोसिस का हमें 1 मंथ के अप्रोक्स का इंक्यूबेशन पीरियड मिलता है। लेप्रोसी में 3 to 5 years का इंक्यूबेशन पीरियड, वन ऑफ द हाईएस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। मलेरिया में 10 to 14 days। HIV यानी एड्स में 8 to 10 years का इंक्यूबेशन पीरियड मिलता है। तो एक किसी डिजीज में कम टाइम मिलता है एज एन इंक्यूबेशन पीरियड, किसी में ज्यादा टाइम मिलता है, तो ये डिजीज टू डिजीज वेरी करती है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। लेकिन जो एक बड़ा कॉमन है वो है आरएनए वायरस। जितने भी आरएनए वायरस से होने वाली डिजीजेज हैं अगर हम उनकी बात करें, जैसे कि एचआईवी है, एचआईवी जो है एड्स जो है एचआईवी वायरस से होता है, ये भी आरएनए वायरस है। लेकिन इस वायरस की जो बॉडी पर अटैक करने की स्पीड है यानी इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा है। इसी के जैसा कोविड वायरस है, वो भी आरएनए वायरस है, उसकी पैथोजेनेसिटी बहुत कम है। पैथोजेनेसिटी कम है, इन्फेक्शन बहुत तेजी से कॉज करता है। आरएनए वायरस है, आरएनए जो है अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल होता है, बहुत तेजी से रिएक्ट करता है और बहुत तेजी से म्यूटेट करता है। तो इस तेजी से रिएक्शन और तेजी से म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, जितने लोगों में फैलेगा उतने ज्यादा इसमें म्यूटेशन की चांसेस हैं। तो अभी अगर हम साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं तो ये जो सेकेंड वेव, थर्ड वेव है, ये ऐसी वेव्स आती रहेंगी, हमें आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा वायरस है जिसकी पैथोजेनेसिटी हाई है, इंक्यूबेशन पीरियड कम है, आरएनए इसका जेनेटिक मटेरियल है, तेजी से म्यूटेशन पाया जाता है। आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ोगे आरएनए और डीएनए के बारे में, वहां पे आपको इसकी डिटेलिंग पता चलेगी। तो जो तेजी से रिएक्ट करने वाले आरएनए अनस्टेबल ज्यादा होता है, हाईली एक्टिव होता है, ज्यादा म्यूटेशन होता है, इसलिए इसमें ज्यादा तरह के स्ट्रेन्स डेवलप होते हैं, और जितने ज्यादा लोगों को फैलेगा उतनी ज्यादा म्यूटेशन की चांसेस है। ठीक है, तो ये माइंड मेकअप दिमाग में बिठा लो। फिर एक वर्ड आता है सिम्टम और एक वर्ड आता है साइन। क्या होता है सिम्टम और क्या होता है साइन, सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जब कोई डिजीज होती है तो बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी एबनॉर्मलिटी बॉडी में शुरू हो जाती है। सिर दर्द भी कर रहा है, जुकाम भी है, बुखार भी है, पेट भी दर्द कर रहा है, सब सब हो रहा है। तो ये क्या है, ये सभी सिम्टम्स हैं। लेकिन कोई एक ऐसा सिम्टम जिससे आप डिजीज के कंफर्मेशन तक पहुंच जाओ, उसे क्या बोलते हैं, साइन। यानी कुछ ऐसे सिम्टम्स हमें दिखते हैं जो हमें डिजीज का एक आइडिया दे देते हैं कि भाई किसी को मलेरिया है, तो मलेरिया है तो क्या होगा भाई, उसे फीवर भी होगा, उसे ठंड भी लगेगी, उसकी बॉडी पेन भी करेगी, सिर दर्द भी होगा, स्वेटिंग भी होगी, सब कुछ होगा, ये हो गया सिम्टम। लेकिन उसे हर 48 आवर में फीवर रिपीट करेगा, ये हो गया साइन। फीवर होगा, फिर स्वेटिंग होगी, फिर शिवरिंग होगी, फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर फीवर होगा, फिर स्वेटिंग होगी, फिर शिवरिंग होगी, फिर नॉर्मल हो जाएगा। ये क्या है, साइन। ठीक है, एक डेफिनेट पैटर्न अगर दिखेगा वो एक कंफर्मेशन देगा डिजीज का, उसे बोलते हैं साइन।
HIV में क्या साइन मिलेगा भाई? टी लिम्फोसाइट्स का कम हो जाना, ठीक है, हेल्पर टी सेल्स कम हो जाती हैं। कितनी कम हो जाती हैं? नॉर्मली 900 इंटू 10⁻6 पर लीटर पाई जाती हैं, कम होके 200 इंटू 10⁻6 पर लीटर तक रह जाती हैं। तो ये क्या है? ये साइन है। बाकी तो उसमें बुखार आना, डायरिया होना, वेट लूज होना, ठीक है, हेडेक होना, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन हम किससे कंक्लूजन पर पहुंच पाएंगे? तो जो कंक्लूजन पर पहुंचते हैं उसे बोला जाता है साइन, ठीक है, जो हमें डिजीज का कंफर्मेशन देता है। हम आगे देखेंगे अलग अलग डिजीजेस के अलग अलग तरह के हमें कंफर्मेशन मिलते हैं, जिससे हमें एक अंदाजा, वैसे तो कंफर्मेशन तो तब तक नहीं होता जब तक हम लैब टेस्ट से उसका 100% आइडेंटिटी कंफर्म ना करते, लेकिन हम कुछ डायग्नोसिस जिसको कहते हैं, डायग्नोस करना, सिम्टम्स और साइन को देखकर एक कंक्लूजन पे पहुंचना कि हाँ यार इतने सारे सिम्टम हैं, इतने सारे सिचुएशन दिख रही है, हमें ये लग रहा है कि ये हो सकता है, तो उसको बोलते हैं साइन। यानी अ पर्टिकुलर चेंज दैट इज स्पेसिफिक फॉर अ डिजीज, किसी एक डिजीज के लिए जो चेंज स्पेसिफिकली दिखाई देता है उसे हम साइन बोलते हैं। जैसे हमने मलेरिया के बारे में बताया कि हर 48 आवर में फीवर रिपीट कर रहा है, वो उसका एक तरह से साइन है, ठीक है। बाकी जो जो चेंजेस हो रहा है वो तो सब सिम्टम है, लेकिन किसी एक खास पैटर्न की वजह से हम अगर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं तो वो कहलाता है साइन, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम डिजीजेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे, और इस क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो कितने टाइप की डिजीजेस होती हैं, और उसमें बेसिकली हमें दो टाइप दिखते हैं। एक हमें मिलता है इननेट डिजीज। इननेट डिजीज वो डिजीज है जो बर्थ से प्रेजेंट होती है, तो इसे हम जेनेटिक डिजीज या कॉन्जेनाइटल डिजीज भी कहते हैं। इननेट डिजीज कह लो, जेनेटिक डिजीज कह लो, कॉन्जेनाइटल डिजीज कह लो, सब सेम है। द डिजीज विच इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, वो डिजीज जो बर्थ से पाई जाए। अब ये दो तरह की होती है, एक होता है जीन म्यूटेशन, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। हम देखेंगे इनको, कुछ आपने जेनेटिक्स में जब पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ेंगे, हम यहाँ भी पढ़ेंगे, ठीक है। जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन ऐसी डिजीजेस जो एक सिंगल जीन में आने वाले चेंज की वजह से डेवलप होती हैं, ठीक है, एक सिंगल जीन। जैसे हम लोग फिनाइल कीटोन्यूरिया पढ़ेंगे, अल्केप्टोन्यूरिया पढ़ेंगे, अल्बिनिज्म पढ़ेंगे, ये वो डिजीजेज हैं जो एक सिंगल जीन, जो भी इनका जीन था जो प्रोटीन बनाता था, उस पर्टिकुलर जीन के एक किसी पॉइंट पे चेंज आया, उस सिंगल जीन में चेंज आया, जिसकी वजह से कोई डिजीज डेवलप हुई, तो वो कहलाएगा जीन म्यूटेशन। जहां पर एक सिंगल जीन इन्वॉल्व होता है, डिजीज का रीजन बनता है, उसे हम जीन म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा आता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। पूरा का पूरा क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम पे बहुत सारे जीन पाए जाते हैं, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही म्यूटेट हो गया, अगर क्रोमोसोम गायब भी हो गया, कम हो गया है, या एक क्रोमोसोम बढ़ गया या दो बढ़ गए, तो नॉर्मली 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अगर 47 हो गए या 45 रह गए, तो कोई एक क्रोमोसोम के बढ़ने या घटने की वजह से जब डेवलप होता है म्यूटेशन, तो उसे कहा जाता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जिसमें एक जीन इन्वॉल्व नहीं, पूरा एक क्रोमोसोम इन्वॉल्व होता है, उसे बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। दूसरा डिजीज आती है एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज वो डिजीज होती है जो बर्थ के बाद डेवलप होती है, और बर्थ के बाद डेवलप होना मतलब उसे बोलते हैं एक्वायर्ड, यानी एनवायरनमेंट में एक्सपोजर से डेवलप होती है। जो पर्सन है उसका एक्सपोजर होता है एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट में एक्सपोजर से वो डिजीज डेवलप होती है, उसे बोलते हैं एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज दो तरह की होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज जो एक से दूसरे को फैलती है, चाहे डायरेक्ट कांटेक्ट से या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से। दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल, जो एक से दूसरे को नहीं फैलती है। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल के मोड कौन कौन से होते हैं, कैसे एक डिजीज से एक से दूसरे को फैलती है, उसके मीडियम की बात करेंगे। तो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल यानी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दो तरह की डिजीजेस। अब इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं एक से दूसरे को फैलती हैं, तो उनके जनरल जो रीजन होते हैं वो पैथोजन होते हैं। पैथोजन में
बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, या हेलिमेंथिक यानी वॉर्म हो सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह की कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं, बैक्टीरिया से होने वाली, वायरस से होने वाली, फंजाई से होने वाली, प्रोटोजोआ से होने वाली, और हेलिमेंथिक डिजीजेस जो वॉर्म से होती हैं। नॉन इन्फेक्शियस एक से दूसरे को नहीं फैलती, ये क्यों हो सकती है? किसी डिफिशियंसी की वजह से हो सकती है, तो डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती है। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस की वजह से हो सकती है, एनवायरमेंटल डिसबैलेंस की वजह से हो सकती है, ठीक है, पोल्यूशन की वजह से हो सकती है, कोई कॉन्सेंट्रेशन किसी पॉल्यूटेंट का बढ़ गया उसकी वजह से डिजीज हो सकती है, बॉडी में कोई पॉल्यूटेंट का लेवल बढ़ गया उसकी वजह से, जैसे कि मरकरी पॉइजनिंग से मीना माटा डिजीज, ठीक है, वो भी एग्जाम्पल है किसका? नॉन इन्फेक्शियस का। डीजेनरेटिव डिजीज हो गई, डीजेनरेटिव मतलब हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से कोई डिजीज डेवलप हुई है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है और वो एक से दूसरे को नहीं फैलती। हमारा इम्यून सिस्टम है, उसी की वजह से डिजीज बॉडी में डेवलप हो रही है, इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव है, एलर्जी हो रही है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो रहा है, वो आ जाएंगे किसमें? डीजेनरेटिव डिजीज में। और कैंसर, कैंसर किसी कोई एक ऐसी कंडीशन जो डेवलप हुई बॉडी में, जिसमें बॉडी में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन पाया जा रहा है, और उसकी वजह से उस पर्सन में बहुत सारे सिम्टम्स अलग अलग टाइप के डेवलप हो रहे हैं, और वो सिचुएशन जो है कैंसर होती है, वो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं फैलती। हालांकि किस कुछ कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं, लेकिन वायरस एक से दूसरे को फैलेगा, लेकिन उससे कॉज होने वाला कैंसर एक से दूसरे को नहीं फैलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। हम वायरसेस को जब डिस्कस करेंगे तो वहां पर आएगी बात, ठीक है। तो ये हमारा डिजीजेस का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसमें एक डिजीज, कोई भी एक डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीजेस के टाइप्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। जितने